राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि उपभोक्ता, अगर आप मार्केट से जब भी कभी मार्केट करने के लिए जाते हैं या टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कपड़े या खाने पीने की कोई भी दैनिक सामान आप खरीदते हैं तो उसका उपभोग जब करते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं। उसी का संरक्षण, उसी का उपचार दिलाने के लिए, मान लीजिए फ्रिज आप खरीद के लाए, ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो आप खाने पीने की सामान लाएं वो नकली है या एक्सपायरी डेट का है, इन सभी का अगर आपके नुकसान होता है आर्थिक रूप से तो उसी का उपचार पाने के लिए जिले में उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है कि आप उचित न्याय पा सके। और सबसे बड़ी फ़ायदा यह होता है कि इसमें किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती है। जिला फोरम जो होता है उपभोक्ता आयोग में, ये कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है, किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं देना होता है। इसकी सुनवाई बिल्कुल निःशुल्क होती है कोर्ट द्वारा और आप डायरेक्ट जाके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, खुद केस लड़ सकते हैं और खुद का न्याय पा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उपभोक्ता कैसे कहलाते हैं और किन मामलों में हम जा सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उपभोक्ता आयोग के बारे में। मैं इस वीडियो में बताऊंगा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के बारे में कि इसका गठन कैसे किया जाता है, इसका कार्य क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं और किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है इसका गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। इस अधिनियम के धारा 20 के तहत इसके राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को जानने से पहले अगर हम जिला फोरम या डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग समझने में और आसानी हो जाएगी। जो जिला फोरम होता है, देश के प्रत्येक जिलों में एक जिला फोरम, उपभोक्ता फोरम जिसे कहा जाता है, उसका गठन किया जा चुका है इसी अधिनियम के तहत 1986 के तहत। इसके बाद जो जिला फोरम है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी संरचना धारा 10 के तहत किया गया है जिला फोरम की। और इसमें जिला फोरम में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य में से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसके बाद योग्यता क्या होना चाहिए, अध्यक्ष की जो योग्यता है कि अध्यक्ष का जो योग्यता है इस डिस्ट्रिक्ट फोरम का, उसमें यह है कि वो जिला न्यायाधीश रहा हो उस जिले का या वर्तमान में है तभी वही उसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी इसके बाद जो सदस्य हैं 2, उनका योग्यता यह है कि वो उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वो स्नातक डिग्री यानी बीए किए हो और उनको वाणिज्य के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या प्रशासनिक अनुभव के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान और अनुभव हो। तो ऐसे 2 व्यक्तियों को, जिसमें एक महिला अनिवार्य है, को 2 सदस्य के रूप में उनका चयन किया जा सकता है। इसके बाद जो जिला फोरम है उसका धन संबंधी अधिकारिता की कितने लाख तक रुपए तक को ये सुन सकता है, ये 20 लाख से अधिक नहीं। यानी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है अगर किसी मामले को लेकर इसमें जाया जाता है तो उसका वो मूल्य देखता है कि कितने लाख का है। अगर 20 लाख से अधिक है तो उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं होती है, अगर 20 लाख से कम है तभी उसका डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुनवाई होगा। इसके बाद इसका आता है कि अपील में, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप निर्णय से उसके संतुष्ट नहीं है तो कहाँ अपील कर सकते हैं। इसका अपील जो है वो धारा संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 के तहत राज्य आयोग में जिला आयोग के विरुद्ध अपील किया जा सकता है। और अगर राज्य आयोग में जाते हैं, राज्य आयोग में भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21 के तहत राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं। यानी अपील करने का प्रक्रिया जारी है। इसके बाद गणपूर्ति, जो जिला फोरम है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वो तभी किसी मामले की सुनवाई करेगा जब एक अध्यक्ष और एक सदस्य उपस्थित हों। ये अनिवार्य है। अकेले जो एक अध्यक्ष है वो किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है या एक सदस्य किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। एक अध्यक्ष हो, 2 सदस्य हो तो और बेहतर है, लेकिन एक अध्यक्ष हो उसके साथ अनिवार्य रूप से एक अगर सदस्य है तभी किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है, वरना मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है। ये जो मुख्य विषय हैं ये डिस्ट्रिक्ट फोरम के, इसमें है कि सदस्यों का वेतन, कार्यकाल, उनका अधिकार, उनका पद से हटाना,
आदि विषयों को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक नॉर्मल तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में बता दिया। इसके बाद हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है और इसमें सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए आइए जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के बारे में। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग धारा 20 यानी जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसकी धारा 20 के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है। इसके संरचना के बारे में जानते हैं। इसकी संरचना धारा 20 के तहत ही बनती है और इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। जो 4 अन्य सदस्य होंगे उसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य होता है। इसके बाद जानते हैं इनकी योग्यता के बारे में कि जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यता क्या होगा। वो ऐसे व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का या तो न्यायाधीश है या रह चुका है, उसकी ही नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर होगी और ये नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और इसमें एक शर्त यह है कि नियुक्ति भारत के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके परामर्श से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा अध्यक्ष की नियुक्ति। इसके बाद 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में जानते हैं। 4 जो अन्य सदस्य उसमें एक महिला होना आवश्यक है। उनकी योग्यता की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को जो सत्यनिष्ठा, जिनकी एक प्रतिष्ठा है सामाजिक, जो अर्थशास्त्र में, विधि शास्त्र में, लोक प्रशासन में या वाणिज्य में, उद्योग में एक विशेष अनुभव रखते हैं, बहुत सारा ज्ञान उनके पास है इन क्षेत्रों में, तो ऐसे 4 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। और ऐसे 4 सदस्यों की संतुष्टि केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और वो केंद्र सरकार एक समिति के द्वारा करेगी। समिति में कौन कौन से हो सकते हैं जो समिति होता है, इसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा नामित एक न्यायाधीश होंगे। इसके बाद भारत सरकार के विधि विभाग के सचिव होंगे और जो थर्ड होंगे वो होंगे भारत के उपभोक्ता मामलों विभाग के सचिव। यानी 3 लोगों से मिलकर एक समिति बनती है, यही इन नामों को सिफारिश करते हैं, तो केंद्र सरकार इन 4 सदस्यों के नामों का नियुक्ति करती है। इसके बाद जानते हैं जो सदस्य अध्यक्ष हैं उनके वेतन का। वेतन केंद्र सरकार द्वारा निर्णय किया जाएगा कि कितना वेतन होना चाहिए और सामान्यतः इनके कार्यकाल के दौरान वेतन को किसी भी कीमत पे घटाया नहीं जा सकता है, भले ही इनके वेतन को बढ़ा दिया जाए। इसके बाद जानते हैं इसका कार्यकाल। अध्यक्ष या और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु तक का। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति 68 वर्ष की आयु में बनता है इसका अध्यक्ष चाहे सदस्य, तो वो 2 वर्ष ही कार्यकाल पूरा कर पाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद वो 70 वर्ष की आयु पर पहुंच जाएगा। तो 70 वर्ष से अधिक उम्र नहीं हो सकता है, यानी 2 वर्ष में ही वो रिटायर हो जाएगा। इस प्रकार से इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र जो भी पहले हो उसको पूर्ण करके वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो अगला मुख्य बिंदु है वो है आयोग की अधिकारिता। धारा 21 के तहत कि कौन आयोग के पास कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हैं। जो सबसे पहला है यह है कि आयोग 20 लाख के रुपए का कोई भी अगर मामला हो तो उसको वो सुन सकता है। जो जिला फोरम था वो 20 लाख तक था और जो राष्ट्रीय आयोग है वो 20 लाख से अधिक का कोई भी अगर मामला वस्तु या माल से संबंधित रहता है तो ऐसे मामलों को ये सुन सकता है। इसके बाद जो सेकंड इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि राज्य आयोग के विरुद्ध कोई भी मामला ये सुन सकता है। अगर राज्य आयोग के निर्णय से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो धारा 21 में मैंने जो बताया था कि आप अपील कर सकते हैं राष्ट्रीय आयोग में, इसी के तहत हो सकता है कि ये राज्य आयोग के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। इसके बाद जो थर्ड महत्वपूर्ण बिंदु है यह है कि यह किसी मामले को भी राज्य आयोग में अगर सुनवाई चल रहा है, अगर वहाँ का वादी अगर संतुष्ट नहीं है किसी कारण से, अगर राष्ट्रीय आयोग को लग रहा है कि राज्य आयोग सही से सुनवाई नहीं कर सकता है, तो वहाँ का वो केस जो होता है वाद मंगाकर अपने पास अच्छे से सुनवाई कर सकता है और उस पर अच्छे से निर्णय भी दे देता है और उसका जो निर्णय आदेश होता है वो मान्य होता है। इस प्रकार से इसके 3 अधिकार क्षेत्र आते हैं। इसके बाद इसके राष्ट्रीय उपभोक्ता का जो शक्ति है वो धारा 22 में इसका वर्णन किया गया है कि इसे एक सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। किसी भी को नोटिस जारी करना, उसे पूछताछ करना आदि जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिविल कोर्ट होता है, जितनी शक्ति उससे प्राप्त होती है उतना ही इससे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग को प्राप्त होता है या कोई भी आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद आता है इसका अपील। धारा 23 में इसका वर्णन किया गया है। जिला फोरम में कोई मामला सुनवाई होता है तो आप राज्य आयोग में जाते हैं, राज्य आयोग के भी निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो राष्ट्रीय आयोग में जाते हैं। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आयोग में भी आप उसके आदेश से संतुष्ट नहीं हैं
कि हमें सही न्याय नहीं मिला है, तब भी आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। यानी दरवाज़ा आपके लिए राष्ट्रीय आयोग के आगे बंद नहीं है, बल्कि खुला हुआ है। ये अपील धारा 23 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 है, इसके तहत वहाँ पर भी जाके आप न्याय पा सकते हैं। इसके बाद आता है आदेशों का प्रवर्तन, धारा 25 में दिया गया है। मान लीजिए कि कोई अगर राष्ट्रीय आयोग निर्णय देता है और उसको मान्य नहीं कोई करता है या मानने से इनकार कर देता है, तो क्या होगा? तो इसका वर्णन धारा 25 में दिया गया है कि मानो किसी कोर्ट ने आदेश दिया हो, अगर आप उसके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो वो अवहेलना हो जाएगा, पुलिस ज़बरदस्ती उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है एक सिविल न्यायालय की। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आयोग क्या है मैं नहीं जानता, इसके आदेशों को मैं पालन नहीं करूंगा, तो आपके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आता है कि परिवाद रद्द किया जाना, धारा 26 में। मान लीजिए आपने फर्जी कोई कंप्लेंट दायर कर दिया, बेवजह किसी को परेशान कर रहे हैं और राष्ट्रीय आयोग को लग रहा है या जिला फोरम को लग रहा है या राज्य आयोग को लग रहा है कि आपने फर्जी मुकदमा दायर किया है किसी को व्यर्थ में परेशान करने के लिए, तो उसका वो मुकदमा रद्द किया जा सकता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 26 के तहत, और आप पे 10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, 10,000 से अधिक नहीं हो सकता है। इस तरीके से हमने समझा और जाना कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है इसका गठन कैसे किया जाता है, इसमें न्याय कैसे पा सकते हैं और इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझने का, बताने का हमने प्रयास किया। ये विषय काफ़ी लंबा है, इसे छोटे वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है। फिर भी अगर किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में है इस राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य पूछिए और उसका सही से मैं जवाब देने का अवश्य प्रयास करूँगा।